नमस्कार। आज है 18 जुलाई, दिन मंगलवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइंस से। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग। एनडीए के 38 दलों के नेता मौजूद। बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कटाक्ष। बोले, विपक्ष का एजेंडा फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। विपक्ष की मीटिंग को बताया बेईमान सम्मेलन। विपक्षी गठबंधन का नाम तय। बेंगलुरु बैठक में इंडिया नाम पर लगी मोहर। टीएमसी ने लिखा, चक दे इंडिया। G20 बैठक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। भारत के डिजिटल इंफ्रा को सदस्य देशों ने सराहा। सहारा की स्कीम में फंसे निवेशकों को बड़ी राहत। 45 दिन के अंदर मिलेगा रिफंड। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च। 4 करोड़ निवेशकों को उनके बैंक खातों में लौटाई जाएगी राशि। मंगलवार को भी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड हाई। सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक उछला। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 19,750 के करीब बंद। और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ विपक्षी दल बेंगलुरु में महामंथन करने पहुंचा, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए अपनी ताकत दिखाने के लिए मौजूद रहा। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल हुए। बात विपक्षी खेमे की करें तो बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियां एक साथ मंच पर नजर आईं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नया नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे, 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता को करारा जवाब देने के लिए बीजेपी एनडीए की महाबैठक दिल्ली में हो रही है। इस मीटिंग में एनडीए के 38 सहयोगी दल शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की सुभासपा, बिहार में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के साथ आई है। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने
नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में नेताओं ने क्या कहा हमने आपको सुनाया, और हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स भी हमारे इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि सवाल उठता है क्या 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टी ने नाम के सहारे नई ब्रांडिंग करके बेहतर शुरुआत करने की कोशिश की है। आइए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अकुश सर और नीरजा मैम, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब एनडीए का तोड़ इंडिया। मैम, क्या खास लग रहा है आपको इस इंडिया वाले अलायंस में, इस महागठबंधन में? देखिए, ये आइडिया स्मार्ट आइडिया है जो कि आज इन्होंने सामने पेश किया है। अभी तक क्या था, ऑपोजिशन पार्टीज बात करती थी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, लोगों की जो आर्थिक पीड़ा है उसकी चर्चा करती थी, पर कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना ग्राउंड से, लोगों से, वो भाषा उनके पास नहीं थी, वो स्लोगन उनके पास नहीं था। अब क्या इंडिया वो बन जाएगा? क्योंकि इंडिया एक आइडिया है जिससे आप कनेक्ट करेंगे, जो भी है देश में वो कनेक्ट करेगा। और ये ऑलरेडी बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ बीजेपी, आइडियोलॉजी जो है। तो ये आइडिया क्लिक कर सकता है, बहुत सिंपल आइडिया है। तो आज मुझे लगता है एक स्मार्ट आइडिया के साथ ऑपोजिशन सामने आई है। ओके, तो स्मार्ट आइडिया के साथ यहां पर 26 पार्टियों का विपक्षी दल सामने आया है। अकुसर, वही सवाल आपसे होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये जो बड़े बड़े चेहरे आज हमें इस विपक्षी दल के मंच पर नजर आए, जो अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बता रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज दे सकते हैं एनडीए को? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस के पास कहें, बल्कि कांग्रेस के पास ही कहें, एक अच्छा कोई ब्रांड बनाने का आदमी है जो राहुल को लेकर के बहुत अच्छे से काम करता रहा है इधर पिछले कुछ दिनों से। और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कभी राहुल गांधी जो है वो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग शॉप में चले जाते हैं, कभी महिलाओं के बीच में चले जाते हैं, कभी वो धान की खेती की, धान की बुआई करते हैं, और कभी चांदनी चौक में गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, कभी युवाओं के सीट बीच बैठ जाते हैं, और अमेरिका जाते हैं तो ट्रक पे भी बैठ जाते हैं। तो वो ब्रांडिंग की शुरुआत, और इसीलिए इसी सिलसिले में बहुत सोच समझ के गढ़ करके एक ऐसा नाम रखा गया जो इंडिया फॉर्म कर लिया गया, और उसको लगा कि ये एक ऐसा कैची नाम है, एक ऐसा आकर्षण वाला नाम है जो निश्चित रूप से एनडीए को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है होगा नहीं होगा ये एक अलग सवाल है। क्या भारत इसका काउंटर हो सकता है? तो भारत के काउंटर होने में आसान है वो करना इन्हें, एनडीए को, लेकिन जो दिक्कत आएगी वो ये है कि हम इनकी देखा देखी करें तो ही नहीं होगा। लेकिन अब सिर्फ यही होगा कि एनडीए के घटक दल जो 38
महान लोग इधर उधर दाएं बाएं सबसे जोड़े गए हैं, वो उनसे ज़्यादा बीजेपी वाले नेता अब इंडिया पे बात नहीं करेंगे, कोई इंडिया को लेकर के नहीं करेंगे। जो बात करेगा अगली आने वाली बातचीत जितनी भी होगी वो सब भारत को लेकर के होगी, नए भारत के विकास को लेकर के होगी, औपनिवेशिक जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको तोड़ते हुए नए भारत पर होगी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी तो इंतजार हमें ये करना है कि एनडीए का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक रोचकता बनाए रखने के लिए इंडिया वर्सेस भारत एक सिलसिला शुरू हो सकता है। ओके, आप कह रहे हैं इंडिया वर्सेस भारत एक श्रृंखला शुरू हो चुका है। आपने यहाँ पर अकुश सर एक जिक्र यहाँ पर यह किया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा करते हैं, गांव चले जाते हैं, बेसिकली अपनी रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी रीब्रांडिंग में, इस पूरे महागठबंधन में, मैं नीरजा मैम आपसे जानना चाहूंगी, जो एक चेहरा होगा इस पूरे रीब्रांडिंग में, राहुल गांधी को उभर कर लाया जाएगा क्या? क्योंकि बात तो यही हो रही है, जहां पर इतने बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, डी राजा, माफ कीजिए सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर जो चेहरा होगा कौन सा है? राहुल गांधी तो रीब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो किस एक चेहरे के बल पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, वो चेहरा मुझे नहीं लगता तय होगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि बहुत विरोधाभास है और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो ऑपोजिशन वालों को ये पता है। राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो रही है, रीब्रांडिंग हो रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देख रहे हैं, पप्पू के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आ रही है बैंगलोर से, सोनिया गांधी का वहां जाना, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रही है, हर एक मीटिंग में वो जाती नहीं है, वहां जाके उनका सेंट्रल रोल रहा है। तो एक कंफर्ट लेवल देने की कोशिश है स्टेट सैट्रप्स को कि कांग्रेस बिग ब्रदरली रोल नहीं प्ले करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो आज कह ही दिया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री शिप की दावेदार नहीं होने वाली है 2024 में। और ये राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार को पहले कन्वे किया था। तो राहुल गांधी की जैसे पोस्टर्स भी लगे हैं बैंगलोर में, सब नेताओं के लगे हैं, राहुल गांधी डोमिनेटिंग नहीं है। पटना में फिर भी वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे, बैंगलोर में सोनिया गांधी ज्यादा कर रही है। वो कवच के रूप में, राहुल का कवच के रूप में तो वो आती रही है, पर कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते रहे हैं, ममता बनर्जी से रहे हैं, मायावती तो वहां है नहीं, कई स्टेट सैट्रप से जो रहे हैं वो कंफर्टेबल रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वो दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बैक स्टेप ले रही है, एक कंफर्ट लेवल क्रिएट करने के लिए रीजनल पार्टीज में, कि हम रोल प्ले करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पर हम दावेदार नहीं होने वाले हैं। हमको यूनिटी करनी है, यूनिटी सब चीज होने वाली है, और 1-on-1 कॉन्टेस्ट हमको एनेबल करने हैं। तो ये भी एक नई चीज, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स के रूप में कांग्रेस द्वारा जो आज सामने आई है बैंगलोर से। ओके, तो नीरजा मैम कह रही है कि कांग्रेस बिग ब्रदर प्ले करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रही है, नहीं करेगी, और यही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पर हम जो एक अलग समीकरण भी अकुश सर देख रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों का देख रहे हैं। यहाँ पर बंगाल में हमने हालिया चुनाव में देखा, और आज इनफैक्ट सीताराम येचुरी खुद कह रहे हैं कि ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड अलग बात है, लेकिन हम बंगाल में नहीं होंगे तृणमूल कांग्रेस के साथ, ये मत सोच लीजिएगा। वहीं पर बिहार की अलग कहानी है, महाराष्ट्र की अलग कहानी है, दिल्ली में अध्यादेश का साथ देने को कांग्रेस राजी नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। तो जो राज्यों में अलग तस्वीर दिख रही है, उसके उलट हम यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। तो इस समीकरण को कैसे समझें? देखिए, ये पहले से तय था कि राज्यों की कहानी अलग होगी, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे कई बार जो स्टेट लीडरशिप है वो उसको झुकना पड़ता है सेंट्रल लीडरशिप के सामने। आम आदमी पार्टी को लेकर के, अध्यादेश को लेकर के जो कांग्रेस में राज्यों में पंजाब और दिल्ली दोनों जगह दिल्ली राज्यों के कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत खिलाफ थे। लेकिन जब
कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से और खरगे साहब की तरफ से जब इस तरीके की प्रतिक्रिया आई तो वो उनके कदम पीछे हो गए। उसी तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ में इस समय बहुत सारा बयान कांग्रेस के नेता वहां देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन 24 तक क्या होगा, 24 तक किसकी स्थिति क्या होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। हो तो ये भी सकता है कि इसके विरोध में कुछ पार्टी टूटना शुरू हो जाए, हो तो ये भी सकता है कि अगर आला कमान का दबाव ज्यादा होगा तो पार्टी टूटने के अलावा और भी स्थितियां बने। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां होंगी। नित्या जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि, और मेरा भी मानना है कि आखिरी दम तक ये तोड़ फोड़ की राजनीति होती रहेगी। हो सकता है जेडीयू कितने हिस्से में बटे इसका कोई सही हिसाब नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबको अपनी जगह बनाए रखनी है। कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका में होगी, लेकिन क्या इतनी उदार होगी कि सबको अपनी जमीन लगातार देती जाएगी, जो अभी तक पिछले 40 साल से जो देना शुरू किया और फिर 20 साल से सोनिया गांधी के नेतृत्व में देने का सिलसिला ज्यादा शुरू हुआ। तो क्या अब राहुल गांधी ने जितनी बड़ी यात्राएं की थी, जितना बड़ा काम किया था, जितनी मेहनत की थी, वो सिर्फ उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किसी तरीके से मोदी हट जाएं, कांग्रेस को कुछ ना मिले? अगर इतना बड़ा त्याग होने जा रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच हैं। अभी तो राहुल की सदस्यता पे ही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा? तो तय बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती तो राहुल उस लाइन में नहीं है। सोनिया गांधी जब कुछ कर सकती थी तब उन्होंने नहीं लिया, तो वो उस लाइन में भी नहीं होंगी, ये भी सही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे और चेहरे हैं, पार्टी के भी चेहरे हैं। पार्टी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल किनारे हो जा रही है, उसकी कोशिश लगातार रहेगी। अभी हालात ऐसे नहीं है कि बहुत साफ नाम लिया जाए। अगर राहुल का स्थिति जो है वापसी की तरफ हो जाती है, संसद सदस्यता बहाल होने की तरफ कुछ कदम हो जाते हैं, उन पर अयोग्यता का निशान कम होने के आसार दिख रहे हों, तब कुछ भला हो सकता है। लेकिन अब 6-7 साल रुकना और कानूनन प्रक्रिया के बाद रुकना एक अलग स्थिति बनेगी और धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। अभी इस पे कोई बहुत जल्दी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा रोचक मामला होगा। क्योंकि सबने जो है वो अलग अलग तरीके से किया है। बस सिर्फ इतना ही है, मतलब के लिए दोस्ती का भरम बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए। और ये सबके लिए, ये दोनों पक्षों के लिए, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। तो हालत ऐसी ही है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, बहुत रोचक लड़ाई होने जा रही है। आगे होगा क्या अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाए रखिए, ये तो हम हर जगह देख भी रहे हैं। अक्कू जी, नीरजा मैम, 38 बनाम 26 की लड़ाई यहां पर ये कही जा रही है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्कू सर भी कह रहे हैं कि ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति हम 2024 तक जारी देखेंगे। अभी एनडीए की बैठक में कौन कौन शामिल हुए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने खूब टूट देखी है पार्टियों की। शिवसेना बढ़ गई, पवार की पार्टी बढ़ गई, एक एनसीपी शरद पवार की हो गई, एक एनसीपी अजीत पवार की हो गई, शिंदे गुट भी बढ़ गया। तो ये टूट के पार्टियां जुड़ रही है। और जो अभी एनडीए जो दम भर रही है कि उनके पास जितनी पार्टियां हैं वो कहां पर स्टैंड करती है। कई पार्टियों को तो एमपी एमएलए तक नहीं है। तो एनडीए की जो ये अलायंस है आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है 2024 के लिहाज से? या फिर उनको लग रहा है कि मोदी है तो सब कुछ है, हम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही आगे बढ़कर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें और किसी बात की कोई टेंशन नहीं है? क्या वाकई इतने बेफिक्र हो सकते हैं वो? मुझे लगता है कि भाजपा और उसका नेतृत्व ऑपोजिशन यूनिटी मूव्स को बहुत सीरियसली ले रहा है इस बार। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो, एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। ऑपोजिशन का जो 63% था 2019 में, वहां वो कंसोलिडेशन कर रही है। लेकिन ये भी सही है कि जो 38 का कुनबा इन्होंने इकट्ठा किया, बड़ी जल्दी इकट्ठा किया है पार्टी ने, वो एक सेफ्टी नेट की तरह है। मान लीजिए सीटें कम हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी वजह से, और खासकर 4 प्रदेश हैं जहां की खास चैलेंज होगा इनको, 4-5, उसमें वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो उसकी भरपाई मान लो 60-70 सीटें 2019 के कंपैरिजन में कम होती हैं।
वो रिस्क को वो नहीं लेना चाहती भाजपा, और उसकी भरपाई फिर अलाइज करेंगे। इसीलिए इस तरह से जो रीच आउट किया है, एनडीए का पुनर्गठन होना, एनडीए का एक्सटेंशन होना, उसको काफी तूल दे रही है भाजपा। हालांकि उनके पास देखिए 25 साल देश में कोalition की राजनीति रही, पर मॉडल्स कोalition के अलग अलग थे। आखिर में हमने जो देखा, एनडीए का कोalition लेड बाय बीजेपी, यूपीए का कोalition लेड बाय कांग्रेस, जो मेन पार्टीज थी एज पिवट्स। अब जो कोalition है, एनडीए की कोalition में एक मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है, और एक बड़ी पार्टी है जिसका फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा। इस तरफ का जो कोalition है वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीज है। कांग्रेस 50 है और बाकी 23-20 इस तरह से और भी कम वो कोalition है। तो इस तरह का कोalition इतना स्टेबल, उनके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत एनडीए का कि कोalition स्ट्रक्चर जो है। तो जैसा मैंने कहा, भाजपा रिस्क बिल्कुल नहीं ले रही है। भाजपा विल पुल आउट ऑल स्टॉप्स। वो तो हम जानते ही हैं, चुनाव लड़ने के लिए वो कुछ भी खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करेगी। तो मैं मानती हूँ लड़ाई आज बिगुल बज गया है। लड़ाई बहुत रोचक होगी, बहुत पार्टियां टूटेंगी, इकट्ठी होंगी, इधर से उधर होंगी। ये सब हम अगले दिनों और महीनों में देखने वाले हैं। बिल्कुल। और अकू सर, आपकी तरफ से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ कि जैसा नीरजा मैम ने शुरुआत में बोला, एक इमोशनल कनेक्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। वो हम जो एक तरीका है वो यूजुअली बीजेपी की तरफ से देखते हैं, ये अब हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी वो स्टांस बनाने की कोशिश की गई है। तो कैसे तीर को साधा जाएगा इस महागठबंधन की तरफ से, जिसको इंडिया अब कहा जा रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर फोकस यहाँ पर ये महागठबंधन इस बार अब करना चाहेगी? क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये एक्चुअली मोदी वर्सेस इंडिया है, मतलब ये जो नया अलायंस है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। देखिए, पहले भी जो लड़ाई रही है पिछले 15 सालों में, चाहे वो एंटी कांग्रेस रही हो, चाहे वो बाद में मोदी के समर्थन में रही हो या मोदी के कार्यों को लेकर रही हो, ये सब जो रहा है वो एक परसेप्शन का खेल रहा है, परसेप्शन की राजनीति रही है। आज राष्ट्रहित, राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। जातियां टूटी हैं, जातियां कितनी बचेंगी नहीं बचेंगी ये एक अलग सवाल है। तो ऐसे में इंडिया नाम एक निश्चित रूप से थोड़ा सा एज देता है अपोजिशन को कि उसने एक नाम ऐसा गढ़ा है जो आसानी से जिस पे लोग बात कम से कम उनके विपक्ष करना नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ पक्ष वाले जो अपोजिशन के लोग हैं वो इंडिया 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 चिल्लाएंगे। तो जब वो उनकी बात गूंजेगी, आवाज आएगी, तो एनडीए के लोगों को भारत 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 नुमा कुछ ऐसा गढ़ना पड़ेगा जिस परसेप्शन जो है वो इसी तरफ हो जाए। बाकी जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत बातें हैं, वो अभी भी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत बड़ी जगह ले पाएगी। भ्रष्टाचार जरूर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के बार बार हथौड़ी चलाई जाएगी एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन किसकी धार बहुत मजबूत होती है ये देखना अपने आप में बहुत रोचक रहेगा। बिल्कुल। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए की महाबैठक चल रही है। बड़े बड़े चेहरे आप यहां पर देख पा रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा आज महागठबंधन साथ आया, नामकरण किया गया यूपीए का इंडिया के नाम से, और वहीं पर दूसरी तरफ एकजुटता दिखाने के लिए अगर विपक्ष साथ आई है तो दम भर रही है एनडीए भी। नितिन गडकरी भी आप देख पा रहे हैं, चिराग पासवान वहां पर है, कुछ समय पहले आपने एकनाथ शिंदे को भी वहां पर देखा था। तो बड़े बड़े चेहरे हमें यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बैठक मतलब एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मीटिंग में भी देखने को मिल रहे हैं, जो बैठक दिल्ली में चल रही है। तो इंडिया बनाम एनडीए, ये अब रोचक जो है वो लड़ाई होने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत पवार, ये तमाम बड़े चेहरे, अनुप्रिया पटेल भी आप देख पा रहे हैं,
अभी एनडीए की नई दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें। बहुत धन्यवाद करना हम चाहेंगे कुश श्रीवास्तव जी, और साथ ही हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं नीरजा मैम, आपका भी हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी आज की कवर स्टोरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्ड यानी सोने से जुड़ी हुई है। एमसीएक्स पर सोना 700 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है और विदेशी बाजार में करीब $30 की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 700 रुपए से ज्यादा बढ़ा। हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है, उनसे जरा समझते हैं आखिरकार इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह क्या है। मृत्युंजय, सोने में तेजी, क्या बड़ी वजह? देखिए स्वाति, मार्केट में जिस तरह से तेजी आई है, $30 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त गोल्ड के दाम ऊपर हैं और डोमेस्टिक मार्केट में करीब 750 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह यह है, एक तो मार्केट ये मांग के चल रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम होकर आए, तो उसके बाद बाजार को ये उम्मीद है कि अब फेड का रुख ब्याज दरों को लेकर नरम रहेगा और उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा है। आज जो तेजी आई है इसके पीछे की वजह यह है कि जो जिस तरह से आंकड़े यूएस में आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो बैंकों के रिजल्ट हो, अर्निंग्स हो बैंकों के, या फिर जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े गोल्ड के लिए बहुत सपोर्टिव साबित हो रहे हैं और एक बार फिर से सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर वीक हुआ है, उसका फायदा भी गोल्ड को मिलता हुआ दिख रहा है। तो बाजार के जानकार मानते हैं कि अब जो गोल्ड में एक रुकावट वाला फेज था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अगर जो मार्केट का अनुमान अगर ये सच साबित होता है, जो जुलाई के आखिर में जो फेड की मीटिंग है जिसमें ब्याज दरों के ऊपर फैसला होना है, बाजार ये मान के चल रहा है कि जो जुलाई के आखिर में फेड की मीटिंग होगी उसमें 4.25% की बढ़ोतरी होगी ब्याज दरों में और ये बढ़ोतरी आखिरी होगी। अगर बाजार का ये अनुमान सच साबित होता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फेड ने अपने रुख में कोई बदलाव किया, क्योंकि अभी भी महंगाई के आंकड़े बहुत कम हुए हैं यूएस में, 6% से घटकर 3% पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी फेड का जो टारगेट है 2% का, उससे 1% ऊपर है महंगाई और जो कोर इन्फ्लेशन है वो और भी ज्यादा है। तो लिहाजा हो सकता है कि फेड का रुख कुछ बदल जाए। तो अब जो जुलाई के आखिर में फेड की मीटिंग है उस पर मार्केट की नजर टिकी हुई है और उसके बाद बाजार की तस्वीर तेजी या मंदी को लेकर और साफ हो पाएगी। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ हमारे साथ हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। अनुवेश, कैसे निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्या है पूरा मामला? आज अमित शाह जो कॉर्पोरेशन और गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो टोटल 4 ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे जिसमें से 3 सहारा की हैं और एक उसमें से स्टार मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इन चारों जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इन लोग में जो लोगों ने निवेश किया था इन कॉर्पोरेशंस में, उन सारे जो अमाउंट है वो उसमें से लगभग 5,000 करोड़ अभी लोगों को बकाया वापस कर दिया जाएगा। और इसमें से ये बताया जा रहा है कि अभी इसमें 5,000 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको ये सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसमें टोटल जो लागत है वो अभी जो बताया जा रहा है वो ये है कि इसमें से लगभग 1,27,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको उनका पूरा बकाया राशि जो है, जो उन्होंने सहारा में निवेश किया था, वो उनको मिल जाएगा। तो अब बाकी के जो अमाउंट है, जो बाकी 4 करोड़ उपभोक्ता हैं,
जिन्होंने इसमें निवेश किया था, सहारा और दूसरे स्टार मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको जो है वो अगले फेज में दिया जाएगा, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस पे जो पूरी जो अमाउंट है, जो 5,000 करोड़ अभी दिया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सेबी के पास, ईडी के पास लगभग 25,000 करोड़ रुपए जो सहारा निवेशकों से जो उन्होंने फ्रीज किए थे, वो उनके पास अभी भी हैं। इसको, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दोबारा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री और तमाम जितनी एजेंसीज हैं, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी और वहां से वो परमिशन लेके दोबारा पूरा जो पैसा है वो सारे निवेशकों को वापस किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको एक बार ये भी बता दें कि ये जो पोर्टल है, आप देख सकते हैं, ये काफी आसान है। यहाँ पे टोटल 6 स्टेप में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद जो है 45 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा जो पैसा है आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। इसके साथ हम ये बता दें, इसमें सिर्फ दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका आधार कार्ड। आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड जो है वो दोनों एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके द्वारा ये होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा, जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और उसके जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी आपके मोबाइल पे ही आएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार के साथ वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको तमाम जानकारियां देनी है, आपके बैंक के डिटेल्स आपको बताने हैं, आपके बैंक नंबर्स आपको बताने हैं। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जो पॉलिसीज ली थी या फिर आपने जो निवेश किया था, उस निवेश को आपको वहां पे उसका प्रूफ देना है। आपको एक फोटो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो चौथा स्टेप आएगा उसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आपको दिख जाएगा। उसमें जो जानकारियां आपने दी हैं वो तमाम जानकारियां उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपको दिखने लगेंगी और उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। और जो लास्ट और छठा आपका जो स्लाइड होगा उसमें आपको कॉन्फर्मेशन दिया जाएगा कि आपकी तमाम जानकारियां अपलोड हो गई हैं। इसके बाद, क्योंकि ये जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 4 स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिनका यही काम होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड हो जाएं, उसके बाद वो जो पैसे को ट्रांसफर करना है वो सही उपभोक्ता तक पहुंचे, उसका काम ये करेंगे और जल्द से जल्द इस काम को खत्म करने की प्रक्रिया में वो सहयोग करेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको अगर देखा जाए तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रेड्डी जी के अध्यक्षता में की जाएगी। इसमें तमाम जो कार्यवाही हो रही है, ये आपको एक बार ये समझना चाहिए कि ये पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों का पैसा डूब गया था, कई सालों से ये पैसे अटके पड़े थे, अभी ये लोगों को वापस दिया जा रहा है। और हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जिनको इस पोर्टल, जिसका नाम सहारा रिफंड पोर्टल है, जिसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से, उनके पैसे यहां पर लौटाए जाएंगे। पूरा तरीका हमारे सहयोगी अनुवेश रथ ने समझाया। धन्यवाद करेंगे अनुवेश आपका इस जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अगर आपके पास OnePlus कंपनी का मोबाइल है तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में कंपनी ने फोन के अपडेट को रिलीज किया, जिसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने पर फोन ही काम नहीं कर रहा। तो अगर आपने OnePlus फोन को अपडेट नहीं किया है तो जरा संभल कर, क्योंकि ज्यादातर ग्राहकों ने यह शिकायत की है कि फोन अपडेट होते ही इसने काम करना बंद कर दिया। फोन की स्क्रीन में सिर्फ लाइसेंस दिख रहा है। OS 12 और OS 13 सॉफ्टवेयर में दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिली हैं। इस गड़बड़ी को लेकर जी बिजनेस ने OnePlus कंपनी को ईमेल भी किया। फिलहाल अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। संसद के 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। संसदीय मामलों के मंत्रालय ने बताया कि दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 3 बजे होगी। आपको बताएं, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसद मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अदानी मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हायरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह की पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट ने 2 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दोनों की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपी को 25,000 रुपए के जमानती बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। ब्रिजभूषण को 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिल्ली की अदालत ने तलब किया था। राजधानी दिल्ली में आज यमुना के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे यमुना का जो जलस्तर था वो 205.46 मीटर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि अभी वो रिलीफ कैंप में ही रहें, क्योंकि यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हो रहा है। साथ ही आईएमडी ने दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। साथ ही सीमा के प्रेमी सचिन और उसके पिता से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। कल भी सीमा हैदर से एटीएस ने घंटों पूछताछ की थी। आईबी की विशेष टीम भी जांच में जुटी हुई है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश में है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में जासूसी या फिर किसी गलत इरादे से भारत में तो नहीं आई। अभी तक की पूछताछ में सीमा ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार अपने चाचा और भाई के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकी विदेशी हैं। सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। आर्मी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुंछ इलाके में घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान चलाया गया था। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी नहीं रहे। 79 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। ओमान चांडी लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ओमान चांडी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि देश ने एक विनम्र और समर्पित नेता खो दिया है। बेंगलुरु में विपक्षी एकता बैठक से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन करने और परिवार से मिलने वो पहुंचे। तमिलनाडु में एक महिला ने चलती बस के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के लिए बस के आगे कूद गई। महिला कलेक्टर ऑफिस में सफाई कर्मी थी। पुलिस के मुताबिक महिला को किसी ने बताया था कि अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के मुआवजे के तौर पर 45,000 रुपए मिलेंगे। महिला इस बहकावे में आई। घटना तमिलनाडु के सेलम जिले में 28 जून की सुबह की है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। राजधानी दिल्ली के बाद अब आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच चुका है। करीब 2 फीट तक ताजमहल की दीवारें यमुना के पानी में डूब गई। यमुना नदी का पानी 45 साल में पहली बार ताजमहल परिसर तक पहुंचा है। ताजमहल के पीछे बने गार्डन में यमुना का पानी भर गया है। आगरा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जलमग्न इलाकों में रह रहे लोगों से घर खाली करने को कहा गया। आखिरी बार यमुना का पानी 1978 की बाढ़ के दौरान ताजमहल के करीब पहुंचा था। दिल्ली में सरकार चना दाल बेच रही है।
सरकार चने को अरहर और उड़द दाल के विकल्प के रूप में प्रमोट कर रही है। इसके लिए वो केंद्रीय भंडार और नेफेड स्टोर्स के जरिए आम लोगों को चना दाल बेच रही है। सरकार ने इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो तय की है। नेफेड के स्टोर में से सरकार की इस पहल का जायजा लिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। सरकार की कोशिश है आम लोगों की जेब पर कम से कम भार पड़े, इसके लिए काम करना, और इसी प्रयास में सरकार दाल की कीमतों को लेकर लगातार जो एक्शन कर रही थी उसमें एक और एक्शन सरकार ने लिया है, जहां पे चने का जो स्टॉक सरकार के पास था, बफर स्टॉक, उस चने से दाल बनाकर नेफेड के स्टोर्स पर सरकार भारत दाल के रूप में बेच रही है और जिसकी कीमत सरकार ने तय की है 60 रुपये प्रति केजी, यानी कि रियायती दरों पर दाल आपको नेफेड के स्टोर्स के जरिए, यानी कि देश भर में 703 नेफेड स्टोर के जरिए, इसके साथ साथ तमाम ऐसे जो सरकारी केंद्रीय भंडार जैसे स्टोर्स हैं वहां पे ये दाल उपलब्ध होगी। सरकार का यही प्रयास है कि जिन दालों पे हमारी निर्भरता इंपोर्ट को लेकर है वो कम की जा सके और जहां पर हमारा स्टॉक बफर होता है उन दालों पर फोकस बढ़ाया जा सके, और इसी क्रम में सरकार ने चने की ये दाल बाजार में लॉन्च की है जिसको रखा गया है ब्रांड भारत दाल के तहत। सरकार का दूसरा फोकस ये है कि जिस तरह से भारत में लगातार चने का उत्पादन बढ़ता है, चने का उत्पादन ज़्यादा है बनिस्पत तूर और उड़द के, तो लोगों के आम जो मेन्यू है उसमें भी चने का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जा सके। इसको लेकर सरकार तमाम तरह के इंसेंटिव्स पर विचार कर रही है और आगे भी आप देखेंगे सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के कदम होंगे जहां चने को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार और ऐसे ऑफर लेकर आएगी। कोशिश यही है कि आप दाल खाएं, नमकीन खाएं, बिस्किट खाएं, ये सत्तू खाएं, जो भी खाएं, आप उसके लिए चने का इस्तेमाल कम से कम कहीं ना कहीं हो, क्योंकि अब प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत किसी शाकाहारी भोजन में होता है वो दाल होती है, और दाल में अरहर के बजाय अगर आप चना खाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर प्रोटीन मिल सकता है, ज़्यादा अच्छा आयरन मिल सकता है, ज़्यादा अच्छा फाइबर मिल सकता है। तो तूर से बेहतर विकल्प चना है और इसलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है, और वो भी रियायती दरों पर, ताकि आपकी दाल की महंगाई से भी आपको राहत मिले और दूसरा आपको बेहतर प्रोटीन का सोर्स भी मिल जाए। और आपको बताएं, G20 सदस्यों के देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल इकोनॉमी के आउटलुक पर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक में फूड, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट फाइनेंस पर खास फोकस रहा। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रा को सदस्य देशों ने सराहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि G20 एजेंडा पर भारत को व्यापक समर्थन मिल रहा है। They covered global economy and global health. They covered sustainable finance and infrastructure, international finance architecture, international taxation and financial sector, and financial inclusion. So there were broadly 5 themes under which all the discussions happened. And the Indian presidency received wide support on all the agenda items. And therefore, I begin with big thanks for all the G20 members. आइए शेयर बाजार का आज का हाल आपको बताएं। मंगलवार को भी बाजार में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 67,007 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी ने भी 19,819 का रिकॉर्ड लेवल्स छुआ। निफ्टी बैंक ने 45,905 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। अंत में सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर 66,800 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 19,750 के लेवल पर बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी 39 अंक टूटा और 45,410 के लेवल पर आज हुआ बंद। कहां सबसे ज्यादा आज बाजार में हलचल देखने को मिली, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, काफी उतार चढ़ाव वाला दिन देखने को मिला। दिन के दौरान उच्चतम स्तर छूने के बाद एकाएक बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप देखें तो मामूली सी रिकवरी का भी ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन निफ्टी बैंक लाल निशान में बंद हुआ और निफ्टी की बात की जाए तो 19,750 के आसपास यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो इन्फोसिस देखें तो बड़े डील विन के चलते यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली 4% की, और विपरीत है पूरे IT सेक्टर्स के, क्योंकि आज यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग रही। इन्फोसिस अगर आप देखें तो आज के सत्र में एक डार्क हॉर्स साबित हुआ। एशियन पेंट्स, HCL टेक, रिलायंस, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर 1.25% की बढ़त आपको देखने को मिली। गिरने की बात की जाए तो LTI, माइंडट्री हाल ही में निफ्टी का हिस्सा बना है, लेकिन नतीजे निराशाजनक थे।
ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो कमेंट्री थी कमजोर साइड पर ही थी और इसी का असर आपको यहाँ पर देखने को मिला। HDFC लाइफ, ब्रिटानिया, SBI ये भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आज आपको ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन नतीजे आए दमदार पॉलीकैप के और इसी का असर देखने को मिला। दिन के दौरान 5% से ज्यादा के बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। डेल्टा कॉप है, रैलिस इंडिया में ब्लॉक डील का असर यहाँ पर आपको देखने को मिला और साथ में अगर आप देखें तो हमारा राजा बड़ी ब्लॉक डील के चलते 6-6.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। ड्रीम फोक सर्विसेज लगातार बड़े अप ट्रेंड में स्टॉक, आज दिन के दौरान 10% के गेंस देखने को मिले। गति में तेजी आई और गोदरेज एग्रोवेट में भी देखें तो दिन के दौरान 8% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर आपको नजर आई। CG पावर 4% चला। एंजल वन में लगातार गिरावट, कल भी गिरावट थी, आज भी यहाँ पर 8% का बड़ा कट देखने को मिला है। हैप्पीएस्ट माइंड, JBM ऑटो और इंडियन ओवरसीज बैंक ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट नजर आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि आप देख भी पा रहे हैं। ये ESM फ्रेमवर्क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताएं कि ESM फ्रेमवर्क को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जी बिजनेस में ESM से निवेशकों को परेशानी का मुद्दा जो सामने उठाया था उसके बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताएं रेगुलेटर्स का ये बड़ा फैसला है जिसमें स्टेज 1 वाली कंपनियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। ESM फ्रेमवर्क में लगातार जोर शोर से जी बिजनेस पूरे मुद्दे को उठा रहा था। स्टेज 2 वाली कंपनियों की सभी ट्रेडिंग डे में ट्रेडिंग की इजाजत की दी जाएगी, ये बड़ी खबर है। जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश, क्या ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ESM फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई, जरा इसको डिकोड कीजिए। बिल्कुल, ये जो कंपनियां जिनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखता था उसका एक पैमाना था और उनका जो है मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से नीचे था, तो उन कंपनियों में के लिए ESM फ्रेमवर्क लागू किया गया था, जिसमें जो ESM स्टेज 2 था उसके तहत हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग की ही इजाजत होती थी। तो उसको लेकर निवेशकों में और जो बहुत सारे प्रमोटर्स थे उनमें इस बात को लेकर गुस्सा था कि इसकी वजह से उनके कंपनियों के शेयर इलिक्विड हो जा रहे हैं और ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी। तो उसको लेकर थोड़ी सी आलोचना हुई थी इस रेगुलेशन की। इसके बाद जी बिजनेस ने भी ये मुद्दा उठाया था और बताया था कि ये क्यों लाया गया है और इसके फायदे नुकसान क्या देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद आज जो है एक्सचेंजेस की ओर से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो कंपनियां स्टेज 2 में चली गई हैं उनमें सभी ट्रेडिंग डे में ट्रेडिंग की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ये ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होगी, पीरियाडिक कॉल ऑप्शन होगा और उसके ऊपर 100% मार्जिन लगेगा। ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में रहेंगी और पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत सभी ट्रेडिंग डेज में ट्रेडिंग की छूट होगी। यानी हफ्ते में अगर 5 कारोबारी दिन है तो सभी 5 कारोबारी दिन ये पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत शेयर खरीदे बेचे जा सकेंगे। अभी जो नियम लगाया गया था, जो मौजूदा नियम था, उसमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही जो है खरीदने बेचने की सुविधा थी। इसकी वजह से जो बहुत सारे प्रमोटर्स हैं वो नाराज हो रहे थे। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये लग रहा था कि पैसा इसमें हमारा फंस गया है। तो इसको लेकर के एक कंपनी ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT में भी चैलेंज किया था और 25 जुलाई को मामले की सुनवाई जो है वो होनी थी। तो उससे पहले ही ये जो नया रिवाइज्ड सर्कुलर आया है जो कि 24 जुलाई से लागू होगा, उसमें स्टेज 2 को लेकर के बड़ी राहत दी गई थी। सभी का कहना यह था कि जो कंपनियां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो आप उतार चढ़ाव को रोकने के लिए बाकी सारी चीजें आप जो कर सकते हैं रेगुलेटर को करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग के लिए खोलने से वो शेयर जो है एक तरह से इलिक्विड हो जा रहे थे और उसमें बहुत से ऐसे प्रमोटर और कंपनियां थी जिनके प्रमोटर्स अगर बाजार से पूंजी जुटाने की कोशिश करते तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। तो जो आंकड़े थे उसके हिसाब से करीब 650 कंपनियां जो है ESM में चली गई थी 12 जुलाई तक और NSE में करीब 250 कंपनियों के आसपास की कंपनियां जो ESM में गई हुई थी। तो जो स्टेज 1 से लोगों को उतनी परेशानी नहीं थी जितनी स्टेज 2 से थी और इसी स्टेज 2 को रिव्यू करते हुए सेबी और एक्सचेंजेस ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि अब हफ्ते के 5 दिन इसमें ट्रेडिंग की इजाजत दी जाए, लेकिन 100% मार्जिन और 2% का अपर और लोअर प्राइस बैंड लगा रहेगा इसमें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ब्रजेश समझा जाए, क्योंकि जब हमने जी बिजनेस पर भी ये पूरा खबर चलाई थी, पूरा शो बाकायदा चलाया गया था कि ESM से बाजार को सुविधा है या दुविधा है,
तो अब इससे फायदा किन लोगों को है या किन की दुविधा दूर होती है, ये जरा आसान शब्दों में इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छोटी कंपनियां थी, उतार चढ़ाव बहुत हो रहा था, लेकिन जिनके फंडामेंटल ठीक रहे होंगे। बहुत सी ऐसी कंपनियों के बारे में हमारे पास हम तक निवेशकों की बात पहुंच रही थी कि ये कंपनी, हर कंपनी को आप सिर्फ इस आधार पर नहीं आंकें कि उनके शेयर में मूवमेंट है। बहुत सी कंपनियां जिनमें मूवमेंट फंडामेंटल के आधार पर भी है, तो उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए इस बात की। तो ऐसी कंपनियों के निवेशक या ऐसी कंपनियों के प्रमोटर, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि अब जो है उनके जो शेयर, अगर निवेशक था तो उसने जिन शेयरों में पैसे लगाए थे, और अगर प्रमोटर थे तो उन कंपनियों के शेयर इलिक्विड नहीं रह जाएंगे। एक तरह से लिक्विड होंगे, लेकिन नॉर्मल लिक्विडिटी जैसा नहीं होगा। लेकिन यह कि हफ्ते में 5 दिन अगर ट्रेड करने का मौका आएगा, तो उस तरह से एक रास्ता खुल जाएगा कि अगर उन्हें किसी को शेयर बेचकर पूंजी जुटानी है तो उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। अगर निवेशक हैं, उन्हें निकलना है, तो उनके लिए भी एग्जिट का मौका मिलेगा। जी, धन्यवाद करेंगे ब्रजेश इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो ESM फ्रेमवर्क पर रेगुलेटर्स का बड़ा फैसला 24 जुलाई से जो लागू होने की बात की जा रही है, और इस पर ज्यादा डिटेल्स देते हुए हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं 23 अगस्त ये वो तारीख है जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत के इस मिशन पर हैं। हालांकि चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। और वहीं चांद पर सफल मिशन से इसरो की साख भी और ज्यादा मजबूत होगी। तो आपको बताएं कि इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 अब वो दूसरी ऑर्बिट को भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे लोग काफी हैरान हैं। लोग इस रहस्यमयी चीज का कनेक्शन चंद्रयान 3 से बता रहे हैं। 2, 1, 0 इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। पिछले 5 दिन से यह मिशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में हड़कंप मचा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान परेशान हो गया। तो इस तस्वीर को देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के एक बीच की है, जहां ये अजीबोगरीब चीज देखने को मिली है। ये इतनी अजीबोगरीब थी कि ऑस्ट्रेलिया प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मेटल से बनी बेलनाकार इस चीज पर तार लटक रहे हैं। सबसे पहले यह तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने शेयर की है। इसके मुताबिक ये टुकड़ा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जुरियन खाड़ी के पास समुद्र के किनारे गिरा है। स्पेस एजेंसी ने कहा कि यह किसी विदेशी स्पेस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के साथ ही लोगों ने कई तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस चीज ने भारत में हलचल पैदा की है वो ये कि शायद ये मेटल का टुकड़ा चंद्रयान 3 का हो सकता है। लोग सोशल मीडिया में आई इन तस्वीरों को शेयर करके तरह तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह चीज PSLV से तो जुड़ी हो सकती है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का मलबा है या नहीं, इसे लेकर स्पेस एजेंसी का आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मलबा चंद्रयान का नहीं है। स्पेस एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये रहस्यमयी चीज कहां से आई और इसका भारत के चंद्रयान से कोई लेना देना है या नहीं। ये सब जानने के लिए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।